वेलकम। आज हम एक एक्सट्रीमली क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को डिटेल में डाइसेक्ट करेंगे। OISD स्टैंडर्ड 116। ये स्टैंडर्ड सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि ये इंडिया की पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस और ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए एक मैंडेटरी सेफ्टी ब्लूप्रिंट है। ये एक ऐसी रूल बुक है जो इन हाई हैजर्ड फैसिलिटीज में काम करने वाले लाखों लोगों की सेफ्टी और हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए डिजाइन की गई है। इस एक्सप्लेनर में हम इसके हर की एस्पेक्ट को, हर क्लॉज को स्टेप बाय स्टेप गहराई से समझेंगे। हमारा लर्निंग जर्नी इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन में आएंगे टू अंडरस्टैंड कि इस स्टैंडर्ड की जरूरत ही क्यों है, द व्हाई। फिर हम इसके स्कोप को देखेंगे, यानी ये सेफ्टी ब्लूप्रिंट कहां कहां प्रिसाइसली अप्लाई होता है, द वेयर। उसके बाद हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर को समझेंगे। फिर हम कुछ जरूरी डेफिनेशंस और की टर्मिनोलॉजी को डिकोड करेंगे, जिनके बिना इस स्टैंडर्ड को इंटरप्रेट करना इम्पॉसिबल है। और फाइनली हम डिफरेंट इमरजेंसी लेवल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, फ्रॉम अ स्मॉल इंसिडेंट टू अ मेजर डिजास्टर। सो लेट्स बिगिन। Alright, let's get into section 1, the introduction. यहां हम OISD 116 की फाउंडेशन, इसकी बुनियाद को एक्सप्लोर करेंगे। आखिर इंडिया के हाई रिस्क एनर्जी सेक्टर के लिए यह स्टैंडर्ड इतना फंडामेंटल क्यों है? इसका रीजन सिर्फ गवर्नमेंट कंप्लायंस नहीं है, इसके पीछे एक प्रोफाउंड, एक बहुत गहरी सेफ्टी फिलॉसफी है, जिसे समझना हर प्रोफेशनल के लिए जरूरी है। फर्स्ट, ये समझना जरूरी है कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हमारी नेशन की एनर्जी लैंडस्केप का बैकबोन है। यही वो मैसिव इंडस्ट्रियल साइट्स हैं जो क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, जेट फ्यूल और उन तमाम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं जिन पर हमारी पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है। लेकिन इनका वेरी नेचर ही हाई रिस्क है। ये फैसिलिटीज लार्ज क्वांटिटीज में ऐसे मटेरियल्स हैंडल करती हैं जिनकी बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज ही ऐसी हैं कि उनसे फायर का, एक्सप्लोजन का और टॉक्सिक गैस रिलीज का मेजर रिस्क हमेशा बना रहता है। इसलिए एक वेल डिजाइंड रोबस्ट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का होना एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल है। OISD 116 उसी सिस्टम को एस्टैब्लिश करने का एक मैंडेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप इस इलस्ट्रेटेड लेआउट में देख सकते हैं, एक टिपिकल रिफाइनरी में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यूनिट्स, ह्यूज स्टोरेज टैंक्स और एक सेंसिटिव कंट्रोल रूम सब एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। एक एरिया में इंसिडेंट होने से उसका असर दूसरी यूनिट्स पर पड़ सकता है, जिसे हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। इस पूरे इंटीग्रेटेड रिस्क को मैनेज करने के लिए ही OISD 116 बनाया गया है। Now what's really interesting here is a standard की अपनी ऑनेस्टी। ये कोड स्टैंडर्ड के इंट्रोडक्शन से ही लिया गया है। ये साफ साफ स्टेट करता है कि आप कितनी भी एडवांस्ड इंजीनियरिंग, बेस्ट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और हाईली कॉम्पिटेंट पर्सनल यूज कर लें, उसके बावजूद देयर ऑलवेज रिमेन्स अ रेजिडुअल रिस्क। ये रेजिडुअल रिस्क क्या है? ये वो रिस्क है जो सारे सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट करने के बाद भी बच जाता है। रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है, एक परफेक्ट मशीन फेल हो सकती है, या कोई ऐसा अनफोर्सीन इवेंट हो सकता है जिसे एंटिसिपेट नहीं किया गया था। ये स्टैंडर्ड इस प्रैक्टिकल रियलिटी को एक्नॉलेज करता है, और इसीलिए ये सिर्फ फायर प्रिवेंशन पर फोकस नहीं करता, बल्कि उतना ही स्ट्रांग एम्फेसिस प्रिपेयर्डनेस पर भी देता है। इट्स अबाउट बीइंग रेडी टू मैनेज दैट अनअवॉइडेबल रेजिडुअल रिस्क। इस स्टैंडर्ड का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक फोर्ट्रेस ऑफ सेफ्टी क्रिएट करना है। ये फोर्ट्रेस 3 क्रिटिकल चीजों को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले वहां काम कर रहे एम्प्लॉइज और वर्कर्स, दूसरा करोड़ों अरबों के हाई वैल्यू एसेट्स, और तीसरा प्लांट के आसपास की कम्युनिटी और एनवायरनमेंट। इसका कवरेज ऑल इनकम्पासिंग है। ये प्लांट के हर छोटे बड़े एरिया को कवर करता है, प्रोसेस यूनिट से लेकर स्टोरेज टैंक्स, कंट्रोल रूम्स, यूटिलिटी बिल्डिंग्स जहां पावर और वाटर जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस, वर्कशॉप्स, वेयर हाउसेज और यहां तक कि नॉन प्लांट बिल्डिंग्स जैसे एडमिन ऑफिस और फायर स्टेशन तक। बट यहां पर सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है, ये स्टैंडर्ड ये अज्यूम करके चलता है कि इमरजेंसी के टाइम पर सिटी फायर ब्रिगेड से कोई इमीडिएट हेल्प नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स अक्सर शहरों से दूर रिमोट लोकेशंस में होते हैं। इसलिए द अल्टीमेट गोल इज सेल्फ सफिशिएंसी। प्लांट को हर क्रेडिबल, हर वर्स्ट केस फायर सिनेरियो से इंडिपेंडेंटली निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। सेक्शन 2 है इस स्टैंडर्ड का स्कोप। ये जानना बहुत जरूरी है कि OISD 116 के नियम आखिर कहां और किस किस टाइप की फैसिलिटी पर लागू होते हैं। इसकी एक क्लियर बाउंड्री, एक जुरिस्डिक्शन डिफाइन की गई है, जिसे समझना जरूरी है। सो द की क्वेश्चन इज, ये स्टैंडर्ड किन फैसिलिटीज को कवर करता है? पहला, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, दूसरा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस और तीसरा ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स।
लेकिन ये लिस्ट यहाँ कंप्लीट नहीं होती। इसके अलावा ये स्टैंडर्ड उन स्पेसिफिक फैसिलिटीज को भी कवर करता है जो इन मेन प्लांट्स के बाउंड्री के अंदर लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बड़ी रिफाइनरी के कंपाउंड के अंदर ही एक सेपरेट एलपीजी स्टोरेज, हैंडलिंग और बॉटलिंग प्लांट है या कोई मार्केटिंग और पाइपलाइन टर्मिनल है, तो उन पर भी OIST 116 ही लागू होगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक मेन रिफाइनरी की बाउंड्री के अंदर ही एक एलपीजी प्लांट और एक टर्मिनल को दिखाया गया है। ये सब एक ही कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। अब देखते हैं कि क्या कवर नहीं होता। जनरली वो फैसिलिटीज जो रिफाइनरी या गैस प्रोसेसिंग प्लांट की प्रेमिसेस के बाहर हैं, वो इस स्टैंडर्ड से एक्सक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल, एक स्टैंड अलोन एलपीजी माउंटेड स्टोरेज फैसिलिटी जो शहर में कहीं और है, या LNG स्टोरेज टर्मिनल्स या पेट्रोलियम डिपोस। लेकिन यहां एक बहुत ही क्रिटिकल एक्सेप्शन है। अगर इनमें से कोई फैसिलिटी जो वैसे तो प्रेमिसेस के बाहर है बट वो अंडर द सेम मैनेजमेंट है और रिफाइनरी के इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी बहुत पास में है, तो उस पर भी यही स्टैंडर्ड OISD 116 शैल अप्लाई। यहां शैल का मतलब है कि ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं। और ऐसे केसेस में यह भी रिकमेंड किया जाता है कि कॉमन फायर वाटर स्टोरेज और पंपिंग फैसिलिटीज शुड बी कंसिडर्ड। इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि एक ही पावरफुल फायर वाटर सिस्टम डिजाइन करके दोनों पास पास की फैसिलिटीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है फॉर बेटर एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्स। चलिए अब हम फायर सेफ्टी की टेक्निकल लैंग्वेज में एंटर करते हैं। किसी भी फायर से इफेक्टिवली फाइट करने के लिए सबसे पहले उसके फ्यूल को समझना जरूरी है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को उनके इनहेरेंट रिस्क लेवल के हिसाब से कैसे क्लासिफाई किया जाता है, और इस पूरी क्लासिफिकेशन का फाउंडेशन है एक सिंगल पैरामीटर जिसे कहते हैं फ्लैश पॉइंट। तो ये फ्लैश पॉइंट आखिर होता क्या है? डेफिनेशन कहती है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड गिव्स ऑफ सफिशिएंट वेपर टू फॉर्म एन इग्नाइटेबल मिक्सचर विद एयर। सिंपल शब्दों में ये वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड इतनी भाप यानी वेपर प्रोड्यूस करने लगता है कि वो हवा के साथ मिलकर एक फ्लेमेबल मिक्सचर बना ले और एक छोटी सी स्पार्क या फ्लेम से आग पकड़ ले। एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ ये है कि आग लिक्विड में नहीं लगती, उसके वेपर्स में लगती है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है पेट्रोल। गर्मी के दिनों में आप पेट्रोल की स्ट्रॉन्ग स्मेल फील करते हैं, वो उसके वेपर्स हैं। क्योंकि पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट बहुत कम होता है, -43 डिग्री सेल्सियस, वो नॉर्मल इंडियन एम्बिएंट टेम्परेचर पर ही हाईली फ्लेमेबल वेपर्स प्रोड्यूस करता है। इसके ऑपोजिट डीजल का फ्लैश पॉइंट 52 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, इसलिए वो नॉर्मल टेम्परेचर पर इतने वेपर्स नहीं बनाता। और इस फ्लैश पॉइंट के बेसिस पर प्रोडक्ट्स को इन क्लासेस में कैटेगराइज किया जाता है। क्लास ए पेट्रोलियम, ये सबसे हाई रिस्क लिक्विड्स हैं। ये वो हैं जिनका फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। एग्जाम्पल पेट्रोल, नैप्था। क्लास बी पेट्रोलियम, ये मीडियम रिस्क हैं। इनका फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा लेकिन 65 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। एग्जाम्पल केरोसिन, डीजल। क्लास सी पेट्रोलियम, ये कंपैरेटिवली लोअर रिस्क हैं। इनका फ्लैश पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा लेकिन 93 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। एग्जाम्पल सम लाइटर फ्यूल ऑयल्स और एक्सक्लूडेड पेट्रोलियम, ये वो लिक्विड्स हैं जिनका फ्लैश पॉइंट 93 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा होता है। एग्जाम्पल हैवी फ्यूल ऑयल्स, लूब ऑयल्स, बिट्यूमन। एक अलग स्पेशल कैटेगरी है लिक्विफाइड गैसेस की, जिसमें LPG आती है। इन्हें अलग रखा गया है क्योंकि ये गैसेस हैं जिन्हें प्रेशर के अंदर लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है और इनका फायर बिहेवियर बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा हैजर्डस होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल सेफ्टी रूल है। स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को उसके नॉर्मल फ्लैश पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पे हैंडल या स्टोर कर रहे हैं तो उसकी रिस्क क्लासिफिकेशन बदल जाएगी और उसे हायर रिस्क प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक हैवी फर्नेस ऑयल का फ्लैश पॉइंट नॉर्मली 93 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, इसलिए वो एक्सक्लूडेड कैटेगरी में है और नॉर्मल टेम्परेचर पर रिलेटिवली सेफ माना जाता है। लेकिन उसे पंप करने के लिए उसकी विस्कोसिटी कम करनी पड़ती है, जिसके लिए उसे अक्सर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट किया जाता है। इस हीटेड कंडीशन में वो आसानी से फ्लेमेबल वेपर्स प्रोड्यूस करेगा, इसलिए उसे एक्सक्लूडेड नहीं बल्कि क्लास सी प्रोडक्ट माना जाएगा और उसके लिए ज्यादा स्ट्रिंजेंट फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होंगे। ऐसे ही एक क्लास बी प्रोडक्ट को हीट करने पर वो क्लास ए की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्रिटिकल टॉपिक। अब हम अलग अलग तरह की आग यानी फायर क्लासेस को समझेंगे। ये जानना एब्सोल्युटली एसेंशियल है क्योंकि हर फायर एक जैसी नहीं होती और गलत टाइप का एक्सटिंग्विशिंग एजेंट यूज करने से फायर बुझने के बजाय और भड़क सकती है, जो कि एक कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप एक लकड़ी की फायर को और एक पेट्रोल की फायर को एक ही तरीके से बुझाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। दोनों का फ्यूल डिफरेंट है और इसलिए उन्हें एक्सटिंग्विश करने का प्रिंसिपल भी डिफरेंट है। यही फायर क्लासिफिकेशन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले है क्लास ए फायर। ये सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल्स की फायर है।
जैसे लकड़ी, कागज, रबर, प्लास्टिक, कपड़ा। इन्हें बुझाने का सबसे इफेक्टिव मेथड है पानी यानी वाटर, क्योंकि यहां कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर काम करता है। वाटर इन चीजों की हीट को एब्जॉर्ब करके उनका टेम्परेचर उनके इग्निशन पॉइंट से नीचे ले आता है और आग बुझ जाती है। ये फायर ट्रायंगल के हीट एलिमेंट को रिमूव करने का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट इज द क्रूशियल क्लास बी फायर। ये फ्लेमेबल लिक्विड्स की फायर है, जैसे कि हमारे सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यहां पर सिर्फ वाटर यूज करना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि वाटर ऑयल से हैवी होता है, वो नीचे सिंक कर जाएगा और बर्निंग ऑयल को फैला देगा, फायर को स्प्रेड कर देगा। इसे बुझाने के लिए एक ब्लैंकेटिंग इफेक्ट जरूरी है। इसके लिए स्पेशल फायर फाइटिंग फोम का यूज किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये फोम जलते हुए लिक्विड के ऊपर एक लेयर, एक ब्लैंकेट बना लेता है। ये ब्लैंकेट आग का ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ कर देता है और आग स्मदरिंग के प्रिंसिपल से बुझ जाती है। अब आती है क्लास सी फायर। ये फ्लेमेबल गैसेस की फायर है जो अक्सर प्रेशर में होती हैं, जैसे कि एलपीजी या नेचुरल गैस। इस तरह की फायर को बुझाने के लिए गैस के बर्निंग प्रोसेस को रैपिडली इंटरप्ट करना जरूरी होता है। इसके लिए ड्राई केमिकल पाउडर, डीसीपी जैसे एजेंट्स का यूज होता है, जो फायर की केमिकल चेन रिएक्शन को ब्रेक कर देते हैं। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी वार्निंग है। अगर पॉसिबल हो तो फायर एक्सटिंग्विश करने से पहले गैस का सोर्स यानी लीक आइसोलेट करना चाहिए। अगर आपने सिर्फ फ्लेम बुझा दी और गैस लीक होती रही तो वहां एक बड़ा इनविजिबल गैस क्लाउड बन जाएगा, जो बाद में एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन यानी वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन का कारण बन सकता है। इसके बाद है क्लास डी फायर, जो कि कंबस्टेबल मेटल्स की फायर है, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या सोडियम। ये बहुत ही स्पेशल और डेंजरस फायर्स हैं जो वर्कशॉप्स या लैब्स में हो सकती हैं। इन पर गलती से भी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या नॉर्मल फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज नहीं करने चाहिए, जैसा कि डायग्राम में क्लियरली वार्न्ड है, नो वाटर, क्योंकि ये मेटल्स बहुत हाई टेम्परेचर पर बर्न करते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करके हाईली फ्लेमेबल हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, जिससे एक वायलेंट एक्सप्लोजन हो सकता है। इन्हें बुझाने के लिए स्पेशल ड्राई पाउडर्स आते हैं। और फाइनली आती है क्लास एफ फायर। ये फायर कुकिंग ऑयल्स और फैट्स में लगती है, जैसे कि प्लांट की कैंटीन या किचन में। इन पर भी वाटर डालना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो बर्निंग ऑयल को स्प्लैश कर देता है। इन्हें बुझाने के लिए एक स्पेशल वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का यूज होता है। ये केमिकल बर्निंग ऑयल के साथ रिएक्ट करके एक सोपी लेयर बनाता है। इस प्रोसेस को सेपोनिफिकेशन कहते हैं, जो आग को इफेक्टिवली स्मदर कर देता है और रीइग्निशन को प्रिवेंट करता है। Alright, let's dive into some more key terms. Section 5 में हम OISD स्टैंडर्ड में यूज होने वाले कुछ जरूरी शब्दों और उनकी प्रिसाइज डेफिनेशंस को समझाएंगे। इस टेक्निकल वोकैबुलरी को समझना हर उस प्रोफेशनल के लिए मैंडेटरी है जो इस स्टैंडर्ड के अंदर काम करता है, क्योंकि इन शब्दों के स्पेसिफिक लीगल और टेक्निकल मीनिंग्स है। Now, this is extremely important. ये तीन शब्द shall, should और may इस पूरे स्टैंडर्ड की लीगल बैकबोन है। इनका मतलब समझना बहुत जरूरी है। शैल, इसका मतलब है कि ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, एक लीगल कमांड। इसे करना ही करना है, इसमें कोई एक्सेप्शन या चॉइस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डिटेक्शन सिस्टम्स शैल बी इंस्टॉल्ड इन कंट्रोल रूम्स। शुड, इसका मतलब है कि ये एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, एक गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस जिसे फॉलो करना हाईली एडवाइज्ड है। अगर आप इसे फॉलो नहीं कर रहे तो आपके पास उसका बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जिसे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। में, इसका मतलब है ऑप्शनल। ये एक डिजायरेबल प्रैक्टिस है जिसे एनकरेज किया जाता है, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। ये फ्लैश पॉइंट से फंडामेंटली डिफरेंट है। फ्लैश पॉइंट पे सब्सटेंस को इग्नाइट करने के लिए एक एक्सटर्नल स्पार्क या फ्लेम की जरूरत होती है, लेकिन ऑटो इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पर कोई सब्सटेंस बिना किसी चिंगारी के सिर्फ हीट की वजह से अपने आप जल उठता है। जैसा कि डायग्राम दिखा रहा है, एक हॉट सरफेस पर रखा सब्सटेंस सिर्फ गर्मी से आग पकड़ लेता है। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन यह है कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन पाइप एक अनइंसुलेटेड हाई टेम्परेचर स्टीम पाइप के कांटेक्ट में आ जाए और स्टीम पाइप का सरफेस टेम्परेचर उस हाइड्रोकार्बन के ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो तो हाइड्रोकार्बन में बिना किसी स्पार्क के आग लग सकती है। आपने बिल्डिंग्स में वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम जरूर देखा होगा। ये एक फिक्स्ड पाइप नेटवर्क है जिसमें स्प्रिंकलर हेड्स लगे होते हैं। हर हेड के अंदर, जैसा कि आप इस कट अवे डायग्राम में देख सकते हैं, एक ग्लास का फ्यूजिबल बल्ब होता है। इस बल्ब के अंदर एक स्पेशल टेम्परेचर सेंसिटिव लिक्विड होता है। जब फायर लगने से टेम्परेचर एक प्रीसेट पॉइंट तक पहुंचता है, फॉर एग्जांपल 68 डिग्री सेल्सियस, ये लिक्विड एक्सपैंड होता है और बल्ब शैटर हो जाता है। बल्ब के टूटते ही प्लग रिलीज हो जाता है और सिर्फ उसी स्पेसिफिक स्प्रिंकलर से वाटर डिस्चार्ज होने लगता है आग के ठीक ऊपर। ये एक ऑटोमेटिक और लोकलाइज्ड फायर सेपरेशन सिस्टम है।
वाटर स्प्रे सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम से अलग होता है। इसमें नोजल्स हमेशा ओपन रहते हैं, उनमें फ्यूजिबल बल्ब नहीं होता। ये सिस्टम या तो ऑटोमेटिकली किसी फायर डिटेक्शन सिस्टम से या मैनुअली एक्टिवेट किया जाता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो उस सेक्शन के सारे नोजल्स से एक साथ पानी का स्प्रे शुरू हो जाता है। इसका मेन काम फायर सप्रेशन तो है ही, बट इससे भी जरूरी काम है एक्सपोजर प्रोटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एलपीजी स्फीयर में आग लगी है तो उसके पास वाले स्फीयर्स पर वाटर स्प्रे सिस्टम चलाकर उन्हें ठंडा रखा जाता है ताकि वो आग की इंटेंस हीट से फेल ना हो जाएं और BLVE जैसी कैटास्ट्रोफिक फेलियर ना हो। इस टेबल में दोनों सिस्टम्स का फंडामेंटल डिफरेंस क्लियरली समराइज्ड है। एक्टिवेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम हमेशा ऑटोमेटिक होता है वाया फ्यूजिबल बल्ब, जबकि स्प्रे सिस्टम ऑटोमेटिक या मैनुअल हो सकता है। डिस्चार्ज, स्प्रिंकलर का डिस्चार्ज लोकलाइज्ड होता है सिर्फ फायर के ऊपर। स्प्रे सिस्टम का डिस्चार्ज ब्रॉड होता है पूरे प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट या सरफेस पर। नोजल्स, स्प्रिंकलर के नोजल्स क्लोज्ड होते हैं जबकि स्प्रे सिस्टम के नोजल्स ओपन होते हैं। प्राइमरी यूज, स्प्रिंकलर का प्राइमरी यूज फायर सप्रेशन है, जबकि स्प्रे सिस्टम का प्राइमरी यूज फायर सप्रेशन के साथ साथ एक्सपोजर प्रोटेक्शन यानी कूलिंग भी है। कंट्रोल रूम को प्लांट का ब्रेन या नर्व सेंटर कहा जा सकता है। ये एक प्रोटेक्टिव एनक्लोजर होता है जहां से हाईली ट्रेन्ड ऑपरेटर्स पूरे प्लांट के ऑपरेशंस को कंट्रोल और मॉनिटर करते हैं यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम या DCS। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ ऑपरेटर कंसोल्स और बड़े डिस्प्ले पैनल्स होते हैं। इमरजेंसी के दौरान कंट्रोल रूम का ऑपरेशनल रहना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाई हैजर्ड एरियाज में कंट्रोल रूम्स को ब्लास्ट रेजिस्टेंट बनाया जाता है ताकि किसी नियर बाय एक्सप्लोजन की केस में भी वो सेफ रहे और ऑपरेटर्स प्लान को सेफली शट डाउन कर सकें। चलिए क्विकली इन 3 मेन फैसिलिटी टाइप्स को डिफाइन कर लेते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये वो प्लांट है जहां क्रूड ऑयल को रिसीव करके कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस से उसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एटसेट्रा में रिफाइन किया जाता है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ये वो प्लांट है जहां पेट्रोलियम से मिले प्रोडक्ट्स को एज फीड स्टॉक यूज करके आगे केमिकल डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं जैसे पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स, HDPE, PVC। ऑयल/गैस प्रोसेसिंग प्लांट, ये वो प्लांट है जहां ऑयल वेल से निकले रॉ ऑयल या नेचुरल गैस को प्रोसेस करके उसमें से इंप्योरिटीज को रिमूव किया जाता है और वैल्यूएबल कंपोनेंट्स जैसे LPG, नाफ्टा को सेपरेट किया जाता है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ द स्टैंडर्ड। हमने रिस्क समझा, प्रोडक्ट समझे, फायर के टाइप समझे। अब हम देखेंगे कि इन सब के बेसिस पर एक एक्चुअल इमरजेंसी को उसकी सिवियरिटी के हिसाब से कैसे कैटेगराइज किया जाता है ताकि रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटेड और इफेक्टिव हो। सबसे पहले इमरजेंसी है क्या? स्टैंडर्ड के मुताबिक इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पर्सन्स को, एनवायरनमेंट को या प्रॉपर्टी को सीरियस डेंजर हो सकता है। ये ऐसी सिचुएशन है जो नॉर्मल ऑपरेशंस को डिसरप्ट करती है और जिसके लिए शायद बाहर से हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। ये एक छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक सीरियस इवेंट है जिसमें एस्केलेशन का पोटेंशियल है। इमरजेंसीज को 3 लेवल्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है लेवल आई इमरजेंसी। ये एक ऐसी इमरजेंसी है जिसे प्लांट के अंदर मौजूद रिसोर्सेज यानी ऑन साइट फायर क्रू और इक्विपमेंट से ही इफेक्टिवली और सेफली कंट्रोल किया जा सकता है। इसका इम्पैक्ट प्लांट की बाउंड्री के बाहर बिल्कुल नहीं जाता। इसे ऑन साइट इमरजेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे पंप में आग लगना जिसे ऑन साइट फायर टीम ने अपने फायर टेंडर से ही बुझा दिया। इंसिडेंट कंटेन्ड है और इंटरनली मैनेज्ड है। अब आती है लेवल 2 इमरजेंसी। ये एक मेजर एस्केलेशन है। ये वो इंसिडेंट है जिससे प्लांट अपने अकेले रिसोर्सेज से मैनेज नहीं कर सकता और उसे बाहर से हेल्प की जरूरत पड़ती है। ऐसे में म्यूचुअल एड पार्टनर्स को अलर्ट किया जाता है। ये आसपास की इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके साथ पहले से एग्रीमेंट होता है कि वो एक दूसरे की इमरजेंसी में अपने रिसोर्सेज के साथ हेल्प करेंगे। इस लेवल की इमरजेंसी का इम्पैक्ट प्लांट के बाहर जाने का पोटेंशियल होता है। ये लाइफ, एनवायरमेंट, एसेट्स और कंपनी की रेपुटेशन के लिए एक बड़ा डेंजर बन जाती है। ये अभी भी एक ऑन साइट इमरजेंसी है पर बहुत सीरियस लेवल की। और फाइनली है लेवल 3 इमरजेंसी। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। इसका इम्पैक्ट ऑफ साइट यानी प्लांट के बाहर तक जाता है और ये कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। अब ये सिर्फ कंपनी की प्रॉब्लम नहीं रहती बल्कि एक पब्लिक डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर बन जाती है। इसका मैनेजमेंट और कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में चला जाता है। लेकिन एक क्रिटिकल पॉइंट ये है कि जब तक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी आकर ऑफिशियली चार्ज नहीं ले लेती तब तक इमरजेंसी को मैनेज करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी प्लांट की होती है। इसका इम्पैक्ट प्लांट के अंदर और बाहर की पॉपुलेशन, प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट सब पर पड़ता है। इसे ऑफ साइट इमरजेंसी कहते हैं। तो ये था OISD स्टैंडर्ड 116 का एक डिटेल्ड इन डेप्थ एक्सप्लेनर।
हमने रिस्क की फाउंडेशन से लेकर उसके क्लासिफिकेशन, फायर फाइटिंग प्रिंसिपल्स और आखिर में एक फुल स्केल डिजास्टर रिस्पांस के फ्रेमवर्क तक को समझा। अब जब आप इस कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी ब्लूप्रिंट को समझ चुके हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ये इन्फॉर्मेशन आपके अपने वर्क प्लेस पर सेफ्टी को देखने के पर्सपेक्टिव को कैसे चेंज करती है। चाहे आप किसी प्लांट में काम करते हो या ऑफिस में, सेफ्टी के प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होते हैं। अपनी लर्निंग जारी रखें